नमो नमः। संस्कृत धारा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन नया टॉपिक विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के पश्चात मतलब विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण आने पर या फिर स्वर वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो आगे तो हो विसर्ग, विसर्ग के बाद में हो फिर स्वर हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, तो ये वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर होगा परिवर्तन। तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। ये देखा अपन ने विसर्ग संधि का परिभाषा। पहला है इसमें सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीय से स। अब विसर्जनीय से स, यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात खर प्रत्याहार किसे कहेंगे? प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण, इसके बाद में श, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंते सकार हो तो विसर्ग का स मतलब दंते सकार हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद में श, तालव्य सकार हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा, और यदि ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। क्योंकि ये जो ट ठ है ये शय क्यों हुआ? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान समान है। जैसे ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इस सूत्र से री और ट वर्ग, र और स, तो इसमें ट वर्ग भी आया, ट और ठ, और श मूर्धन्य सकार भी आया है। तो इनके उच्चारण स्थान समान होने के कारण ट ठ के स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे ये हो जाएगा मूर्धन्य सकार। तो उदाहरण देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है नमः प्लस ते। तो नमः, अब उदाहरण से समझो, पहले विसर्ग के बाद तो नमः, फिर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में स्वर हो या व्यंजन हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वर है या व्यंजन है, तो ये ते आया है तो नमस्ते, क्योंकि विसर्ग के बाद में त दंते सकार आया है, दंते सकार उच्चारण स्थान वाला वर्ण आया है, तो फिर त जिस उच्चारण स्थान में आता है ना, उसी उच्चारण स्थान का सकार हो जाएगा। तो यहाँ पे दंते सकार वाला ऋतु लसानाम दंता, तो इसमें ऋ त वर्ग प्लस ल और स, तो त वर्ग त थ द द न ये भी आता है, और इसी उच्चारण स्थान के वर्णों में श दंते सकार भी आता है। तो इसलिए नमः प्लस ते बराबर नमस्ते हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण है बालकः प्लस तरति, तो बन जाएगा बालकस तरति। फिर थर्ड उदाहरण है इतः प्लस ततः, तो त आ रहा है तो आपको सीधा सीधा दंते सकार कर देना है, जहाँ पे भी त दिख रहा है वहाँ पे दंते सकार करना है आपको। फिर अगला उदाहरण है निहि प्लस चल। अब यहाँ पे चेंज होगा, निहि प्लस चल। अब च कौन से उच्चारण स्थान का है? तो इचु यशानाम तालु, तो इसमें ई च वर्ग मतलब च छ ज ज और प्लस य और श आता है, तो च वर्ग आ रहा है च छ ज ज, और इसके बाद श तालव्य सकार भी इसमें आ रहा है, तो फिर च आ गया तो आपको सीधा सीधा तालव्य सकार कर देना है। सिरह प्लस छेद, सिरह प्लस छेद में सिरस छेद, इसमें भी छ आया है, च और छ जाएगा वहाँ पे आपको तालव्य सकार कर देना है। दनुहु प्लस टंकार, इसमें ट आया है, अब देखो ट आया है ना ट वर्ग का, तो इसी उच्चारण स्थान वाला वर्ण आपको रखना है, धनुष टंकार। तो यहाँ पे मूर्धन्य सकार
आ गया। क्यों आया? क्योंकि ट और ठ जहाँ पे हो ना वहाँ पर मूर्धन्य सकार आएगा, उसी उच्चारण स्थान का वर्ण आता है। तो बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट है शत्व। तो यदि विसर्ग के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, विसर्ग के पहले ई या उ हो तथा बाद में क या ख हो, क या ख या फिर प या फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श मूर्धन्य शकार हो जाता है। तो उदाहरण से देखते हैं, विसर्ग से पहले ई, तो ई दिख रहा है यहाँ पे, और उ हो तो उ भी है, तो बाद में क, ये क दिख रहा है, क या ख या प या फ हो तो कोई इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे, जहाँ पे विसर्ग दिख रहा है आपको, उसके स्थान पर श जो मूर्धन्य शकार है, ये मूर्धन्य शकार हो जाता है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। तो आगे है निहि प्लस कपट, कपटः तो क्या बनेगा? निष्कपटः। फिर निहि प्लस फलः, निष्फलः। दुः प्लस कर्मः, दुष्कर्मः। तो ये उदाहरण इस नियम के अनुसार चलता है। इसके बाद दूसरा नियम है इसी में, यदि नमः और पुर के बाद क ख या फिर प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर स दंतेशकार हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे नम हो, पुर हो और पीछे क या ख प या फ हो तो ये वर्ण आए तो फिर जो विसर्ग दिख रहा है ना, तो विसर्ग के स्थान पर दंतेशकार हो जाएगा। जैसे नमस्कार, नमः प्लस कारः, नमस्कारः। दूसरा है पुरस्कारः, पुरः प्लस कारः, पुरस्कारः। तो ये प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको ये नियम ध्यान रखना है। तो बच्चों थर्ड है विसर्ग का ऋत्व, उत्व, गुण, पूर्व रूप कार्य। तो विसर्ग संधि में ही ऋत्व संधि होती है, विसर्ग संधि में ही उत्व संधि होती है, और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं विसर्ग संधि में ही सत्व संधि होती है। तो सत्व पढ़ चुके हैं, अब विसर्ग में ही है ऋत्व संधि और उत्व संधि। तो ये कैसे होगी? इसमें गुण कार्य पूर्व रूप कार्य होगा, वो इस सूत्र से होता है, अतो रोर प्लुताद प्लुते। तो अत और रू का र बनेगा, फिर अप्लुत। तो यदि विसर्ग से पहले ऋस्व अ हो, मतलब छोटा अ हो, और उसके बाद में भी ऋस्व अ हो, बाद में भी छोटा अ हो, तो विसर्ग को रू आदेश हो जाता है, और रू के स्थान पर फिर अपन ऊ करते हैं, ऊ आदेश होता है, और ऊ के उसके बाद अ प्लस ऊ के स्थान पर गुण कर देते हैं आद गुण सूत्र से। आद गुण सूत्र से ई ऊ रील री को ए ओ अर अल किया जाता है। तो यहाँ पे ऊ है तो आद गुण सूत्र लगाएंगे, ऊ को ओ हो जाता है, तथा ओ प्लस अ के स्थान पर फिर पूर्व रूप एकादेश करने पर ओ ही रहता है। तो ओ के बाद फिर अ की स्थिति अवग्रह चिन्ह, जो अवग्रह रूपी चिन्ह है उसके द्वारा दिखाई देता है। तो ये अवग्रह चिन्ह किससे होता है? एंग पदांताद अति सूत्र से पूर्व रूप कार्य होता है। ये पूर्व रूप कार्य करने के बाद फिर अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है, और ये पूर्व रूप कार्य कब होता है? जब आगे एंग हो। एंग का मतलब है ए या ओ, ए या ओ हो, फिर प्लस बाद में ऋस्व अ हो, तो इस ऋस्व अ को अवग्रह का चिन्ह हो जाता है पूर्व रूप संधि का नियम लग करके। तो इसमें उदाहरण देखते हैं, बालः प्लस अयम। तो यहाँ पे विसर्ग को ऊ करेंगे तो बाल, इसमें से अ निकला क्योंकि ये व्यंजन है, स्वर निकलेगा।
फिर ये विसर्ग, तो विसर्ग प्लस अयम, विसर्ग के बाद में अयम तो बालह। अब ये अ प्लस उ, ये विसर्ग का उ हुआ है इसमें, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं कि विसर्ग को रू आदेश होगा, रू का उ बचता है उ के स्थान पर, उसके बाद फिर उ को गुण होता है और गुण को पूर्व रूप संधियों के अवग्रह बनता है। तो यहाँ पर हुआ है उ। अब उ को ओ आदेश, ये उ को ओ आदेश हुआ है आद गुण सूत्र से। फिर ओ प्लस अ को अपरिवर्तित रूप, ये पूर्व रूप संधि होगी बालो प्लस अयम, बालो अयम अपरिवर्तित रूप, तो ये बनेगा इसमें। तो इसमें अवग्रह चिन्ह लग जाता है पूर्व रूप संधि से। तो सह प्लस अवदत सो अवदत, नृपः प्लस अवदत नृपो अवदत, प्रथमः प्लस अध्यायः प्रथमो अध्यायः, ये हुआ ऋत्व संधि उत्व संधि। अब हसी च सूत्र, अब ये सूत्र क्या कार्य करेगा? यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो अथवा य र ल व या ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र, पुनः र आदेश का उ, तदंतर मतलब उसके बाद अ प्लस उ मिलकर के ओ हो जाता है। इस प्रकार ये सूत्र इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तपह प्लस वनम, तप प्लस अ, क्योंकि ये व्यंजन है और ये स्वर है तो व्यंजन में से स्वर निकला तो हलंत वाला बचेगा, विसर्ग फिर वनम। अब ये विसर्ग का र हुआ, फिर र का उ हुआ, फिर उ का आद गुण से ओ हुआ, फिर तपोवनम ये बना। तो मनः प्लस रथ, ये भी वैसे ही बनेगा जिसे तपोवनम बनाए, मनोरथ। बालः प्लस गच्छति, बालो गच्छति, इसमें भी यही प्रोसेसिंग होगी। तो इस प्रकार अब अगली संधि है ऋत्व संधि। ऋत्व संधि में क्या होगा? यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। इस प्रकार विसर्ग के स्थान पर र हो रहा है तो नाम से ही पता चल रहा है ऋत्व संधि। स के स्थान विसर्ग के स्थान पे स हो रहा है तो सत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर उ हो रहा है तो उत्व संधि। इस प्रकार उदाहरण से देखते हैं। मुनि प्लस अयम, मुनि, इसमें भी हलंत वाला रह जाएगा क्योंकि ये व्यंजन है और स्वर निकल जाएगा, प्लस विसर्ग प्लस अयम। अब इसमें भी विसर्ग का र होगा क्योंकि पहले ही देख चुके हैं विसर्ग के स्थान पर र होगा, तो ये बनेगा मुनिरयम। हरिहि प्लस आगच्छति, इसमें ये स्वर होने के कारण मिल जाएगा र में, हरिरागच्छति। पहले तो विसर्ग का र हुआ, फिर र में ये आ आकर मिल गया तो ये मिल करके हरिरागच्छति। अब नीचे वाला है गुरुर जायति, गुरुर जयते, गुरुहु प्लस जयते। तो इसमें ये व्यंजन है तो र ऊपर चला जाएगा, गुरुर जयते। इस प्रकार बच्चों ये हुई सत्व संधि, उत्व संधि और ऋत्व संधि। तो विसर्ग के स्थान पर स होगा तो सत्व संधि और विसर्ग के स्थान पर उ होगा तो उत्व संधि और विसर्ग के स्थान पर र होगा तो ऋत्व संधि। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो ये थी विसर्ग संधि। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।